नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हिंदी की पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था संधि पर आधारित कुछ प्रश्न। तो संधि पूर्णतः समाप्त कर दी थी हमने, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी हिंदी के क्रम में। आज हम स्टार्ट करेंगे समास के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? समास, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं हिंदी की। जैसे संधि बहुत इंपॉर्टेंट था, 2 क्वेश्चन कम से कम बन जाते हैं। वैसे समाज से 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, कंफर्म। तो ध्यान से पढ़िएगा। पहले तो समझ लें समास। समास का मतलब क्या होता है? जो समास है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस, ठीक है। सम का मतलब होता है समीप या अच्छी तरह, आस का मतलब होता है बैठाना, ठीक है। समीप का मतलब, समास का मतलब क्या होता है? समीप बैठाना, माने जो भली प्रकार से किसी चीज को, 2 शब्दों को आपस में पास लाके जोड़ना समास कहलाता है। या मैं इसका शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। यदि मैं इसको उत्पत्ति की बात करूं तो सम प्लस आस 2 शब्दों से बना है, जिसका मतलब होता है समीप बैठाना। माने इसको अब समझे कि समास है क्या। तो समास क्या है? 2 शब्दों का मेल समास होता है, ठीक है। 2 शब्दों का मेल क्या होता है? समास होता है, ठीक। अब कैसे मेल हो? 2 शब्दों का मेल हो और उनमें क्या हो, जो बीच के चिन्ह हो, कारक चिन्ह या कारक प्रत्यय जिनको बोलते हैं, उनका विलोपन हो जाए। जैसे हम बोले गगन चुंबी, मैंने क्या लिखा? एक गगन चुंबी, ठीक है। 2 शब्द है, एक गगन दूसरा चुंबी। दोनों शब्दों का मेल क्या बना? एक गगन चुंबी समास शब्द बना। तो ये शब्द क्या है? समासिक शब्द है। क्या है? समासिक शब्द है। यदि हम इसको थोड़ा और लिखें तो क्या हो जाएगा? गगन को चूमने वाला, ठीक है। तो देखो यहां पे जो कारक चिन्ह थे, को का क्या हो गया? विलोपन हो गया, वाला भी नहीं रहा। तो जब क्या होता है, शब्दों को मिलाकर क्या बनाए? एक शब्द बनाए नया। शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? समासिक शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? समासिक शब्द, ठीक है। और जब इस समासिक शब्द को वापस पूर्व शब्दों में तोड़ते हैं तो वो कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह। याद रखिए, जो मतलब पूरा जो शब्द एक समूह था उसको हमने एक शब्द में बदला तो वो क्या हो गया? समासिक शब्द कहलाएगा। और वो जो शब्द था उसको यदि हमने क्या किया? शब्दों के समूह में लिखा तो वो समास विग्रह कहलाएगा। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल दूंगा एक। तो एग्जाम्पल लिया मैंने गंगा जल। क्या लिया? गंगा जल, ठीक। गंगा जल कैसे लिखा मैंने? गंगा का जल, ठीक। तो ये गंगा जल है, ये क्या है? ये है समासिक शब्द। क्या है? समासिक शब्द है ये, ठीक है। ये इस शब्द का क्या है? ये है विग्रह। ये क्या है? समास विग्रह, ठीक है। समास क्या होता है? जो इन शब्दों के जो योग की प्रक्रिया होती है, याद करिए, समास विग्रह में जो शब्द होते हैं उनके योग की प्रक्रिया से जो समासिक शब्द बनता है, जो ये प्रक्रिया कहलाती है समास, ठीक है। एक बार फिर से इसको, समास को यदि मैं यहां समझाऊं तो समास की परिभाषा क्या हो जाएगी? 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनते हैं वो समासिक शब्द होते हैं। और इस योग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। माने कई शब्द हैं, जैसे ये था गगन को चूमने वाला, 4 शब्द है। 4 शब्द को मिला के हमने एक शब्द बनाया, गगन चुंबी। तो जो शब्द बनाने की प्रक्रिया हुई, जो ये क्रिया हुई, ये क्रिया क्या कहलाएगी? समास कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा समास क्या है, ठीक है। इसको इरेज कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं इसी में। दूसरी चीज आती है कि अभी हमने पढ़ी थी संधि। संधि भी क्या होती है? मेल होती थी,
ठीक है। तो समास और संधि में डिफरेंस क्या है, दोनों चीज जानते हैं कि समास और संधि किस प्रकार से अलग अलग हैं। तो यहां मैंने संधि की बात की और मैं समास की बात कर रहा हूं, दोनों की साथ में बात करेंगे, समझ में आ जाएगा। संधि में मेल किसका होता है, याद रखिए वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल, ठीक है, वर्णों का मेल होता है संधि, ठीक है। इससे जो उत्पन्न विकार होता है ये कहलाता है संधि। याद रखिए वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है, ठीक है। और जो समास होता है ये किसका होता है, शब्दों के मेल, ये किसका होता है, शब्दों का मेल होता है, ठीक है इसमें। और ये समास होता क्या, संक्षेपण प्रक्रिया होती है, ठीक है, एक क्रिया है, संक्षेपण प्रक्रिया होती है समास। माने क्या है, कई शब्दों को संक्षेप में एक शब्द बनाना क्या होता है, संक्षेपण प्रक्रिया होती है समास, ठीक है। यदि मैं और बात करूं संधि और समास की ही, ठीक, तो ये वर्णों का हो गया, ये उत्पन्न विकार होता है, संक्षेपण प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि विकार उत्पन्न होता है, इसमें एक चीज और समझ लें कि हमेशा क्या होता है, इसमें प्रत्यय लोप होता है, या हम कहें चिन्हों का लोप होता है। यहां पे विकार उत्पन्न नहीं होता, होता क्या है, चिन्हों का लोप, जो कि कारक चिन्ह थे, जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल जो का था वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। जैसे मैं कहूं दिन रात, तो दिन और रात के बीच में जो और था वो क्या हो गया, लुप्त हो गया। तो यहाँ पे कारक चिन्हों का जो प्रत्यय चिन्ह होते हैं उनका क्या होता है, विलोपन होता है, ठीक है। जो संधि को यदि हम तोड़ते हैं तो संधि का कहलाता है विच्छेद। संधि को पूर्व रूप में लिखना, संधि शब्द को क्या कहलाता है, विच्छेद। जबकि समासक शब्द को पूर्व रूप में लिखना क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो दोनों को मैंने कंपेयर किया, आई होप आपको संधि क्या है, समास क्या है, एक दूसरे की कंपैरिजन में समझ में आ गया होगा, एक दूसरे की तुलना में, ठीक है। वापस चलते हैं समास की ओर, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। यदि समास की ओर वापस चलें तो समास का अर्थ अपन समझ गए हैं कि समास होता क्या है, किसी जो होता है कई शब्द मिले उनसे क्या किया जाए, संक्षेपण प्रक्रिया किया जाए, उनको संक्षिप्त रूप बनाया जाए। संक्षिप्त रूप कैसे बनाया जाए, जो प्रत्यय चिन्ह थे, कारक चिन्ह थे, उनको विलुप्त करके एक संक्षिप्त रूप बनाया जाए। तो जो वो संक्षिप्त रूप बनाने की प्रक्रिया होगी वो समास कहलाएगी। तो वापस आ जाते हैं अपन समास के प्रकार पर, कहां, समास के प्रकार। देखिए समास के प्रकार की चर्चा करें तो समास होते हैं चार प्रकार के, मुख्यतः कितने, मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं समास। तो यदि कोई पूछे कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या जवाब देंगे कि समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कौन से, अव्ययी भाव, पहला कौन सा है, अव्ययी भाव। दूसरा कौन सा है, तत्पुरुष। तीसरा कौन सा है, द्वंद्व। चौथा कौन सा है, बहुब्रीहि। ठीक है, समास कुल कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ठीक। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब यदि मैं बात करूं तो अव्ययी भाव का कोई प्रकार नहीं होता, तत्पुरुष 8 प्रकार का होता है। तत्पुरुष कितने प्रकार का, मुख्य रूप से 8 प्रकार का है और बाकी ढेर सारे भी हैं, तो हम बाकियों के बारे में भी। द्वंद्व होता है ये 3 प्रकार का होता है, जो बहुब्रीहि होता है 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, यदि हम पूछे मुख्यतः तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन तत्पुरुष में जो 2 प्रकार होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तत्पुरुष में 8 में से 2 प्रकार हैं, एक तो कर्मधारय, ठीक है, एक द्विगु। तो कालांतर में शुरुआत में समास कितने हुआ करते थे, 4, लेकिन कालांतर में इनको भी अलग समास बना दिया गया। पहले ये तत्पुरुष के, वैसे तो तत्पुरुष के भाग हैं, लेकिन इनको वर्तमान समय में अलग समास के रूप में भी पढ़ा जाता है। तो यदि हम देखें तो कुल समास हम कितने पढ़ेंगे, यदि कोई पूछ ले, मुख्यतः तो 4 हैं, ठीक है, कुल समास कितने, 6 भी आ सकता है आपके उत्तर में। तो आपको देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 टिक करना है कि 6 टिक करना है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि 4 भी सही है और 6 भी सही है। 4 कैसे है, ये 4 है,
अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्री। 6 कैसे हैं? तत्पुरुष के 2 भाग हुआ करते हैं, 7वां हुआ करता है कर्मधारय, 8वां हुआ करता है द्विगु। इनको वर्तमान समय में अलग समास के रूप में पढ़ा जाने लगा है, तो कुल 6 हो जाते हैं। तो 6 आप क्रम से लिख लेते हैं हम। अव्ययी भाव, ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे, 6 समास हम पढ़ेंगे। बाकी जो अन्य समास हैं जैसे कि उपकूल समास या नंज समास, इनको भी हम सभी प्रकार के समासों पर चर्चा करेंगे। जो भी जितने हैं, द्वंद्व के जितने प्रकार हैं, इतरेतर द्वंद्व, समांतर द्वंद्व, सभी पे चर्चा हम करेंगे पूर्ण रूप में, ठीक है। तो तत्पुरुष पे आ जाते हैं। दूसरा आपका पढ़ेंगे हम तत्पुरुष। तीसरा हम पढ़ेंगे कर्मधारय, जो कि तत्पुरुष का ही भाग है, लेकिन वर्तमान समय में अलग से पढ़ते हैं। और फिर पढ़ेंगे द्विगु, फिर पढ़ेंगे द्वंद्व, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुब्री। और बाकी जो भी समास होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कुल कितने प्रकार, तो मैंने कहा नहीं, मतलब कुल जो वर्तमान में जो मुख्य हैं कुल वो है ये 6, और जो पहले मुख्य थे वो है 4। इनके अलावा भी कई समास हैं जो कि हम पढ़ेंगे, अभी हम बताएंगे किस प्रकार से, लेकिन वो मुख्यतः होंगे इन्हीं 6 में से किसी न किसी के भाग जो भी समास बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहला समास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए समास के सभी। तो पहला समास हम पढ़ते हैं अव्ययी भाव। पहला समास हमारा कौन सा है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। याद रखिए, जैसे कि नाम से प्रतीत होता है अव्ययी भाव, माने इसमें क्या होगा? अव्यय का प्रयोग होगा। तो याद रखिए इसमें क्या होते हैं? 2 पद होते हैं। प्रथम पद कैसा होता है? अव्यय होता है, ठीक है। और जो द्वितीय पद होता है वो संज्ञा होता है। द्वितीय पद क्या होता है? संज्ञा होता है। अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद अव्यय होता है, द्वितीय पद क्या होता है? संज्ञा होता है। जो प्रथम पद होता है वही प्रधान होता है। प्रधान मतलब अर्थ जो पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड है? प्रथम पद पे ही अर्थ इसका निर्भर होता है, ठीक है। तो अव्ययी भाव का देखें, अव्ययी भाव क्या है? अव्ययी भाव इस प्रकार के शब्दों में समास होता है जो कि प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, अव्यय हो और क्या हो? प्रधान हो। द्वितीय पद क्या हो? संज्ञा हो, लेकिन गौण होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल उदाहरण से इसको समझें, जैसे मैंने कहा प्रतिदिन, ठीक है। प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या है? दिन दिन, ठीक है। प्रतिदिन माने दिन दिन, हर एक दिन, प्रत्येक दिन। तो अब ये देखिए प्रतिदिन में क्या है? प्रथम पद क्या है? प्रति, अव्यय है। संज्ञा क्या है? दिन है। लेकिन प्रमुख क्या है? अकेला दिन थोड़ा प्रमुख है इसमें। प्रति लगने से एक नया क्या आ गया? पूरा दिन से दिन, एक दिन नहीं है, कई दिन है लगातार, एक कंटिन्यूअस दिन बाय दिन चलते जाए, तो वो प्रतिदिन है। जैसे एक और देख ले हम, यथाशक्ति, यथा शक्ति, ठीक है। तो यथाशक्ति में देखो प्रथम पद क्या है? अव्यय है। यदि हम इसका समास विग्रह करें तो क्या आ जाएगा? शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, माने जितना उसका सामर्थ्य था उतना, यथाशक्ति। भरपेट, प्रथम पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। भरपेट, भरपेट का समास विग्रह क्या हो जाएगा? पेट भर के, माने जितना पेट में आ सकता था उतना, क्या हो जाएगा? भरपेट का समास विग्रह, पेट भर के, ठीक। और हम जैसे बात करें बातौर, बेसऊर, ये भी क्या होते? बतौर, बतौर माने तौर के साथ, ठीक है। आजन्म, आजन्म का मतलब क्या हो जाएगा? आजन्म,
का समास विग्रह हो जाएगा जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत। ठीक, तो ये आपके कुछ क्या है प्रमुख मैंने बताया कि किस प्रकार से आप पहचानना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अव्ययी भाव को पहचानना बिल्कुल सिंपल है। प्रथम पद क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए, अव्यय होने के साथ प्रधान होना चाहिए प्रथम पद, द्वितीय पद संज्ञा होना चाहिए और गौण होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले समास की ओर। और भी जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल की बात करें यदि हम अव्ययी भाव के, तो और एग्जाम्पल जैसे बारंबार, समक्ष, बेलगाम, बेसऊर, उपकूल, सरासर, तो ये सब क्या है इसी के एग्जाम्पल हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो हम अपने इसको क्रम को आगे बढ़ाते हैं। समास का अगला क्रम, अगला नंबर वाला समास पढ़ते हैं। अगला नंबर कौन सा है, तत्पुरुष। ठीक, आइए जानते हैं तत्पुरुष के बारे में। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, दो पद होते हैं, एक तो पहला पद, द्वितीय पद। ठीक, तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद गौण होता है, प्रथम पद, ठीक है, गौण होता है, और द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वितीय पद या उत्तर पद कहें, उत्तर पद लिख दें, जो बाद वाला पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक है, क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौण होता है। इसमें क्या होता है, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का विलोपन होता है, कारक चिन्हों का विलोपन। ठीक है, अब कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा, कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे मैं इसमें दो कारक को छोड़ के बाकी सब कारक चिन्हों का विलोपन होता है। दो कारक कौन से, एक तो कर्ता कारक, दूसरा संबोधन कारक। माने कि कारक अपने कितने होते थे, कारक होते थे 8, लेकिन इसमें तत्पुरुष कितने प्रकार के होंगे, कारक चिन्हों के अनुसार 6। अब तत्पुरुष 8 नहीं हो जाएंगे कि कारक चिन्ह 8 हैं तो 8 हो जाएंगे, क्योंकि हमने दो तत्पुरुष अलग हमने निकाल दिए। कौन से तत्पुरुष, दिगु और कर्मधारय, जो कि तत्पुरुष के भाग थे, वो हमने अलग कर दिए। ठीक है, तो अब तत्पुरुष अपने कितने बचे, 6। तो कौन कौन से हो जाएंगे क्रम से यदि हम बात करें, तो कर्ता कारक का तो विलोपन होगा नहीं, तो कर्म से स्टार्ट करेंगे, कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष कौन सा होगा, जब कर्म चिन्ह का क्या हो जाए, विलोपन हो। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। जब को चिन्ह का विलोपन हो तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था गगन चुंबी, क्या लिखा था मैंने, गगन चुंबी, माने क्या है, गगन को चूमने वाला या आसमान को चूमने वाला, तो क्या हो जाएगा, गगन चुंबी। ठीक, और यदि हम इसी की बात करें, चिड़ी मार, क्या है, चिड़ी मार या पॉकेट मार, हमने एक लिख दिया पॉकेट मार। ठीक है, तो इसका क्या है, पॉकेट को मारने वाला। ठीक है, ये भी इसी टाइप का होगा। शरणागत, ठीक है, शरणागत, देखो यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है। शरणागत कई बार हम इसका अर्थ क्या निकालते हैं कि शरण में आया हुआ, क्या निकाल लेते हैं, शरण में आया हुआ, तो क्या ये गलत है, क्या है, गलत है। शरणागत का क्या होगा, शरण को आगत, इसका सही अर्थ क्या होगा, सही विच्छेद क्या होगा, शरण को आगत, तो को चिन्ह है। ठीक है, को चिन्ह का विलोपन हुआ, इसलिए शरणागत क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे तेल चट्टा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तेल को चाटने वाला, तेल चट्टा। ठीक, और हम बात करें तो सुख को प्राप्त या स्वर्ग प्राप्त, इस प्रकार से ये सब किस में आ जाएंगे, कर्म तत्पुरुष में आ जाएंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं अन्य तत्पुरुष की, तो ये समझ में आ गया होगा तत्पुरुष कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से 6।
दो कारक चिन्ह होते हैं, एक तो संबोधन कारक और दूसरा कर्ता कारक। ये तत्पुरुष में नहीं होते हैं, बाकी 6 कारक किसमें होते हैं? तत्पुरुष में होते हैं। ठीक, इसको मैं रेज कर रहा हूं। आइए बढ़ते अगले। अगला कौन सा अपना है? अगला है आपका दूसरा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष होता है। ठीक है, करण तत्पुरुष, करण का चिन्ह क्या होता है? से। ठीक है, से मतलब किसी चीज का माध्यम दर्शाएं, कोई माध्यम से या के द्वारा, किसी के द्वारा या से का चिन्ह विलोपन होता है। तो कौन से चिन्ह होते हैं? से या के द्वारा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नेत्रहीन, क्या लिखा? नेत्रहीन या बलहीन या धनहीन, तो ये सब किस में आ जाएंगे? नेत्र से हीन। तो इसमें से चिन्ह का विलोपन हुआ। तुलसी कृत, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, इसमें किसका विलोपन हुआ? तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, तो देखो से का विलोपन हुआ या इसका विलोपन हुआ तो ये क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूं शोकाकुल, शोकाकुल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शोक से आकुल, शोक से आकुल। फिर से चिन्ह का विलोपन हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार की जब से चिन्ह का विलोपन हो या के द्वारा चिन्ह का विलोपन हो, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। ठीक है, इस प्रकार के सभी शब्दों में क्या होता है? करण तत्पुरुष होता है। आगे बात करें तो आगे है आपका संप्रदान तत्पुरुष। क्या है? संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। संप्रदान क्या होता है? के लिए या के हेतु, के लिए या के हेतु, हेतु के अर्थ में आए। ठीक है, तो जब इन चिन्हों का विलोपन हो तो क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है देशभक्ति। ठीक है, देशभक्ति माने देश से भक्ति या देश के लिए भक्ति। इसका सही विच्छेद क्या होगा? देश के लिए भक्ति। तो क्या हो जाएगा? ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा इसमें? संप्रदान तत्पुरुष। देश के लिए भक्ति। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। ठीक, जैसे मैं अगला एग्जाम्पल लिखूं, क्या हो गया? कन्या विद्यालय माने कन्याओं के लिए विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कन्या विद्यालय। ठीक है, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। तो ये सब क्या आ जाएंगे? किसमें आएंगे? संप्रदान तत्पुरुष में आ जाएंगे। जब भी के लिए चिन्ह का क्या हो? विलोपन हो तो क्या हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगले तत्पुरुष की ओर बढ़ते हैं। अगला तत्पुरुष कौन है संप्रदान के बाद? अपादान तत्पुरुष। अगला चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? अपादान तत्पुरुष। अपादान याद रखिए, अपादान तत्पुरुष कब होगा? जब से चिन्ह का विलोपन होगा, लेकिन कैसा हो? अलग होने में। से चिन्ह ही होगा, लेकिन इस से का अर्थ क्या होता है? दूर होने से, दूर होने का। जब अर्थ क्या हो इसका? दूर होने का अर्थ हो, तो किस में आएगा? ये अपादान में आएगा। जैसे मैं कहूं गृह विहीन, गृह विहीन माने क्या हो जाएगा? घर से विहीन या गृह से
विहीन। तो इसमें क्या हो गया, ग्रह से विहीन हो गया, घर से अलग हो गया, अलग होने का सेंस है। यहां क्या था, नेत्र से हीन। नेत्र एक माध्यम है, जब किसी माध्यम की बात की जाए, ठीक है, जब नेत्रों या कहें आंखों के द्वारा अंधा, आंखों से अंधा, तो एक माध्यम है, वो माध्यम जब हो तो ये होता है। लेकिन जब किसी चीज से अलग हो तो क्या होता है, ये होता है आपका अपादान। ठीक, जैसे दोष मुक्त, दोष मुक्त, तो क्या हो जाएगा, दोष से मुक्त, माने दोष से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां पे क्या, किसका सेंस आया, अलग होने का सेंस आया, इसलिए कौन सा हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। ठीक है, और अपन कैसे क्या कहते हैं, देश निकाला, बहुत सिंपल है, देश निकाला माने क्या हो गया, देश से निकाला। यहां भी क्या होना है, अलग होने का सेंस आ रहा है, अलग होने का अर्थ आ रहा है। तो ये जब भी अलग होने का अर्थ आएगा तब भी क्या होगा, तभी क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा ये, करण, संप्रदान, अपादान, इसको मिटाते हैं, तत्पुरुष का लास्ट भेद पढ़ते हैं। ठीक है, अभी लास्ट नहीं, अभी 4 हुए हैं, अभी 5वां और 6वां, 2 तत्पुरुष रह गए हैं, अभी लास्ट कहाँ है। ठीक है, 5वां तत्पुरुष पढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 5वां आ जाएगा संबंध तत्पुरुष। क्या आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की बात करूं मैं तो संबंध मतलब का, की, के, इन चिन्हों का विलोपन होगा। किसका, का, की, के या फिर रा, री, रे। ठीक है, इन चिन्हों का, मुख्य रूप से का, की, के चिन्हों का क्या होगा, विलोपन होगा। जैसे कि मैं बात करूं गंगा जल, अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, गंगा जल, माने जल का संबंध किससे, जल तो दूसरा है, दूसरा शब्द ही तो प्रधान है। जल का संबंध किससे, गंगा से, गंगा का जल। राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, राजपुत्र, राजा का पुत्र। समाज उद्धार, समाज का उद्धार। पराधीन, दूसरों के अधीन। स्वाधीन, खुद के अधीन। ये सब जो शब्द हैं, ये शब्द किस में आएंगे, हमेशा इसी में आएंगे। जैसे कहूं पराधीन, पराधीन माने दूसरों के अधीन। ठीक है, तो जब भी काकी के चिन्ह, संबंध चिन्ह का विलोपन हो तो क्या आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। लास्ट तत्पुरुष है, जो लास्ट तत्पुरुष, या हम कहें मुख्य रूप से 6 भागों में हमने तत्पुरुष को बांटा था, तो अगला क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है। लास्ट क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, अधिकरण चिन्हों का लोप होता है, माने मैं व पर, 2 चिन्ह हैं जो अधिकरण हैं, तो इन्हीं का लोप होता है। जैसे कि मैं बात करूं आप बीती, आप बीती, आप बीती क्या हो जाएगा, खुद पर बीती या अपने पर बीती। ठीक है, तो पर चिन्ह का विलोपन हुआ, पर माने अधिकरण चिन्ह का विलोपन हुआ। ठीक है, जैसे कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ का मतलब क्या है, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, तो ये हो गया कवि श्रेष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द हों, जब मैं पर वनवास, वनवास माने वन में वास, तो इस प्रकार के शब्द के किसमें आते हैं, अधिकरण तत्पुरुष में आते हैं। तो यहां हमने तत्पुरुष खत्म कर लिया पूरा। बाकी जो कर्मधार है, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास है, या जो बाकी अन्य समास हैं, वो सब हम कल की कक्षा में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो यदि ये आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिखिए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, कल मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर समास के अगले लेक्चर के साथ। नमस्कार।